हेलो लिसनर्स। पिछले दिन शायद एक दिन गैप हो गया वीडियो डालने में, क्योंकि मेरी खुद परीक्षा थी जेआरएफ की। तो उसमें मैं व्यस्त था। उस व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों को सही समय पर क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। व्यस्तता होने के कारण चलिए छोड़िए उन बातों को, स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन ग्रामर सेक्शन में मैंने प्रीफिक्स सफिक्स खत्म कर दिया था। एक ही वीडियो में सफिक्स खत्म किया था, और प्रीफिक्स के दो पार्ट थे। उसके पहले साइड दिया, उसके बाद सेंटेंस और इसके टाइप मैंने बताए थे। सेंटेंस का टाइप बताने के बाद उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बस टाइप बता के छोड़ दिया था। तो आज मैं प्रयास करूँगा कि आज सेंटेंस के जो भी टाइप मैंने बताए थे उन टाइप्स को मैं एक या दो वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो खींचना भी ठीक नहीं होगा। ऐसे प्रयास होगा मेरा कि मैं कुछ चीज़ों को छोड़ दूँ जो कि आज के वीडियो में शायद ऐसा सोच रहा हूँ मैं। जैसे कि क्लाउज का जो सेक्शन है, क्लाउज, कंडीशनल क्लाउज और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, फिर वो कंडीशनल सेंटेंस और वो जो सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उसमें क्लाउज के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। तो मैं इन तीन सेक्शंस को, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू क्लाउज और कंडीशनल और सपोजिशनल, इनको छोड़कर बाकी प्रयास करूँगा कि सभी सेंटेंस के टाइप्स को मैं आज पढ़ा दूँ। ऐसे यदि हो जाएगा अवेलेबल तो मैं, हो सकता है पूरा क्लास आज एक ही ख़त्म कर दूँ। देखता हूँ, ज़्यादा क्लास लंबा ना हो इसका मैं प्रयास करूँगा। देखता हूँ कितने देर में ख़त्म होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी हो, भगवान के नाम से शुरू करने में ही अच्छा ही है, क्योंकि हम सभी उन्हीं के संतान हैं, चाहे वो जो भी धर्म के हों। एक परमपिता परमात्मा होते हैं, उनका नाम लिखना या जानना, मन में लेना, स्मरण करना ज़रूरी किसी भी कारण को शुरू करने से पहले। और मेरा ऐसा मानना है, हम भी कोई काम शुरू करते हैं तो इन सब चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, कुछ बच्चों का कंप्लेन था, उन्होंने फ़ोन करके भी बताया था, और कुछ लोग मैसेज भी किए थे कि सर लिखते साफ नहीं है। हाँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को गलत मानूंगा, क्योंकि मैं कभी कभी लिखता हूँ तो बहुत वो या तो हैंडराइटिंग सही प्रतीत नहीं होती होगी। तो ठीक है, मैं प्रयास करूँगा कि ठीक ठाक लिखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला टाइप जो था वो था असर्टिव सेंटेंस। देखो, असर्टिव सेंटेंस जो है उसमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। ये वर्ड जो दिखने में लग रहा है ना असर्टिव, तो अगर थोड़ी सी बात को ध्यान दिया जाए तो असर्टिव को अगर हम तोड़ते हैं ना, तो असर्ट प्लस IVE, ये चीज सामने आता है। जनरली IV मतलब होता है बताने वाला या कहने वाला है। असर्ट का मतलब हुआ स्वीकार करना या कुछ स्टेटमेंट देना। ठीक है, तो असर्टिव का मतलब हुआ वैसा वाक्य जो क्या करता हो, आपको कुछ बताना चाहता हो, कुछ स्वीकार करना चाहता हो, अपने आप में एडमिट करेगा वो। ठीक है, कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, या कुछ भी वैसा स्टेटमेंट जो व्यक्ति का एक सामान्य, वो समझो कि स्वीकारोक्ति हो, जो वो कहना चाह रहा है कि हाँ, जैसे कि मैं एक किसान हूँ, या मैं एक डकैत नहीं हूँ, ये भी बोल सकता है। मैं एक रोजगार चाहने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं बेरोजगार हूँ, ये बोल सकता है।
तो उसने ऐसा क्या किया, उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, उसने ऐसा बताया सामने वाले को। जैसे कि एक, अगर इस सेंटेंस को समझना है तो, या इस पूरे सेंटेंस को एज अ होल समझना है, तो मैं कल आ रहा था तो एक सोचा कि मैं कहानी के माध्यम से इसको बताऊं। जैसे कि एक हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो उसको छोड़ते हैं। ये एसल्ट और आईवी हुआ, तो एसल्टिव, एसल्ट का मतलब क्या हुआ, बताना, समझाना किसी को कुछ। तो एसल्ट क्या करेगा वो, तो एसल्ट करेगा कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वो, किसी आइडिया को, किसी थिंकिंग प्रोसेस को, ठीक है, ये भी कर सकता है, किसी फैक्ट को, किसी इवेंट को। जो इन चीज़ों के बारे में बताता है ना, जो सेंटेंस ये चीज़ों को जो बताता है सिंपली, और कुछ इसमें ये नहीं बताएगा, सामान्य चीज़ समझिए। एसर्ट करने का मतलब क्या हुआ, स्वीकार करना। और स्वीकार हम कैसे करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए क्या तुमने खाना खाया, तो वहां पे क्या पूछ देते हैं आप, स्वीकार कुछ नहीं कर सकते। अगर स्वीकारोक्ति में किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, तुम चोर हो, तुमसे पूछ रहा है तुम चोर हो, तो तुम क्या बोलोगे, तुमको कह रहा है तुम चोर हो, तो तुम क्या कहोगे, मैं चोर नहीं हूं, या हाँ मैं चोर हूं, नहीं मैं चोर नहीं हूं, या हाँ मैं चोर हूं। तो जब आप ये स्वीकार करते हैं, जब आप एक बताते हैं किसी फैक्ट को कि हाँ मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बोलने वाला हूं, मैं ऐसा कहने वाला हूं, या कुछ भी, मेरे पास किताब है, मेरे पास कलम है, तो आप जो एक फैक्ट बताते हैं, ठीक है, जो आप कुछ बताते हैं, जो आपका स्टेटमेंट होता है, वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं असर्टिव सेंटेंस होता है। तो बेसिक जो स्टेटमेंट होते हैं, जो बेसिक वार्तालाप में जो बात होते हैं, बातचीत होती है, वो क्या होता है, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि वो स्टेटमेंट को हो सकता है, हाँ मैं एक किसान हूँ, आइडिया हो सकता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, थिंकिंग प्रोसेस हो सकता है, तुम ऐसा सोचते हो, वो ऐसा कहता है, उसने मुझे पीटा, ये फैक्ट हो सकता है, या कोई इवेंट बता सकता है, तुमने 4 रोटी खाई, ये कुछ भी हो सकता है। तो सामान्य जो स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम स्वीकार सकते हैं, सो बोले ना किसे एक सेंटेंस से जैसे असर्टिव है, तो इसको कहीं ना कहीं हम एक सेंटेंस और बोलते हैं, कहीं लिखा भी रहता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब सामने वाला व्यक्ति ये डिक्लेयर कर रहा है, आपको बता रहा है कि हाँ ये ऐसा हुआ है, ये घटना ऐसी हुई है। तो डिक्लेरेटिव बोलने का मतलब है कोई घटना इस तरह की घटी है। तो असर्टिव का मतलब हुआ सामान्य सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जो क्या करता है, किसी स्टेटमेंट, किसी आइडिया, किसी थिंकिंग प्रोसेस, फैक्ट, इवेंट को बतलाता है। अब देखो, जब मैंने इसके 2 टाइप बताए थे ना, 2 टाइप, एक बताया था एफर्मेटिव और एक बताया था निगेटिव। तो एफर्मेटिव जो होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, जो वो हमेशा पॉजिटिव में आंसर देगा। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि हाँ मैं चोर हूँ, हाँ मैं बेईमान हूँ, हाँ मैं शिक्षक हूँ। वो जो एस वाला आता है सिस्टम, उस सिस्टम में एफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं। और निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव वाले में सेंटेंस क्या होते हैं, वो निगेटिव होते हैं। जैसे कि मैं चोर नहीं हूँ, तुमने मुझे नहीं पीटा है, उसने मुझे गाली नहीं दी है। तो जहाँ पे नहीं वाला कोनोटेशन आता है ना, नहीं वाला वो अंग्रेजी में एक नॉट बोलते हैं, लेकिन वर्ड्स बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा। जैसे नॉट निगेटिव में क्या आ सकता है, निगेटिव में आ सकता है नो, नॉट, नन, नेवर, नाइदर, नॉर, नथिंग, नोबडी, नो वन, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली। ये सब सभी वर्ड्स जो आते हैं, वो सभी के सभी वर्ड्स क्या आते हैं, सभी निगेटिव वर्ड्स है, तो वो एसर्टिव के टाइप में आते हैं। तो एसर्टिव का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, कैसा सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो आपको कुछ डिक्लेयर करके सामने बताए कि हाँ ऐसा हुआ है सामान्य चीज़ों में, ठीक है। और एफर्मेटिव में क्या होगा, उसी डिक्लेरेशन को पॉजिटिव वे में बताएगा, एफर्मेटिव में कि हाँ ऐसा, और अगर निगेटिव तो हाँ ऐसा नहीं। तो ठीक है, इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो इसे मैं मिटाता हूँ, फिर इसका डिफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए, अगर एक बार वीडियो समझ में आए तो बार बार इसको देखें, 1 से 2 बार देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा। और अगर बातचीत में स्पीड लगे कि जो आप मैं बता रहा हूँ उसकी गति थोड़ा ज़्यादा है, तो आप स्पीड को नॉर्मल से थोड़ा कम कर लें, तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो लिखते हैं, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखता हूँ मैं।
assertive sentence which means, या विच मीन्स नहीं लिखिए, इसको डायरेक्ट लिखिए विच स्टेट्स। जो स्टेट्स मतलब होता है कहता है या बताता है। ए फैक्ट, एन इवेंट, ए स्टेटमेंट, occasion, idea और एक्सप्रेशन। वैसा सेंटेंस, सेंटेंस विच स्टेट्स, ऐसे इसको असर्टिव सेंटेंस लिखने से ज़्यादा बेटर है, सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। इसको आप लिख सकते हैं दी सेंटेंस विच स्टेट्स ए फैक्ट, एन इवेंट, ए स्टेटमेंट, ओकेजन, आइडिया एन ओकेजन, या इसको कॉमा देके सब जगह आर्टिकल नहीं, ये आर्टिकल लगा दिया मैंने, काफ़ी हो, छोड़ दो फिर। ए फैक्ट, इवेंट, स्टेटमेंट, ओकेजन, आइडिया और एक्सप्रेशन, एटीसी। वैसे सेंटेंस जो क्या करते हैं, जो बताते हैं, स्टेट मतलब कहना होता है, जो बताता है किसको, एक फैक्ट को, किसी इवेंट को, किसी स्टेटमेंट को, किसी ओकेजन को, किसी आइडिया को, किसी एक्सप्रेशन को, तो क्या कहलाएगा, वो सेंटेंस असर्टिव कहलाते हैं। इसको इस तरह से एक इसमें लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं सेंटेंस को, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को और क्या कह सकते हैं, और इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे वाक्य जो किसी फैक्ट को, किसी इवेंट को, किसी स्टेटमेंट को, किसी ओकेजन को, आइडिया को, एक्सप्रेशन को दर्शाते हुए क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल इसके क्या हो सकते हैं, एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एग्जांपल में आप चाहें तो लिख सकते हैं आई एट अ bread, he goes to, सॉरी पी कैपिटल होगा, पटना, they have dumbbell, I have gone there। फिर आप और सेंटेंस लिख सकते हैं, आई एम वाई, ही नहीं बल्कि सॉरी, सी इज अ गर्ल, आई एम नॉट अ thief, they are not leaders, they are not friends। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल हो सकते हैं। देखो इसमें जो सेंटेंस नॉट लगा हुआ है ना, जिसमें नॉट, वो सेंटेंस क्या हो गए, वो नेगेटिव के सेंटेंस हो गए। मतलब असर्टिव के दो टाइप होते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, तो उसके टाइप में आ जाता है। तो मैं इसे आप लिख लें, मैं इसे मिटा दूंगा, एक स्क्रीनशॉट भी लेके आप लिख सकते हैं। इसको मैं हट गया, इसको रोक के पॉज करके आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मैं मिटाता हूँ आगे।
इसके बाद अगर आप शुरू करते हैं तो अगर यदि बात की जाए, अगर जो इसके टाइप्स हैं एसर्टिव के, तो पहला जो होता है वो क्या होता है इसमें एसर्टिव के टाइप में, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग, एफर्मेटिव में लिखेंगे उसका सिंपल सा अगर आपको कोई बात पूछ दिया जाए तो एफर्मेटिव में क्या होता है, इसको हर चीज़ एफर्मेटिव में आप क्या कर सकते हैं, एफर्मेटिव में आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट होगा एक, और एक वर्ब होगा, और एक ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई भी किसी भी प्रकार का जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा तो किसी प्रकार का निगेटिव वर्ड नहीं यूज होता है। एफर्मेटिव में जो होता है किसी प्रकार के निगेटिव वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है इसमें। लेकिन जब इसके निगेटिव की बात करते हैं, जब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो निगेटिव में क्या होंगे, देखो एक वर्ड जान लो, एफर्म मतलब स्वीकारना, पॉजिटिव में स्वीकारना, हाँ मैं एडमिट करता हूँ, तो पॉजिटिव वाला एफर्मेशन होता है, और निगेटिव में निगेशन होता है। निगेशन का मतलब क्या हुआ, नकारात्मकता, मतलब कि नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है निगेटिव वर्ड कोई ना कोई जरूर आता है। यहाँ पे निगेटिव वर्ड आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और फिर क्या सकते हैं, फिर उसके बाद तुम चाहो तो इसे कंप्लीमेंट के साथ लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेनली क्या है, यहाँ पे भी सब वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब हो सकता है, यहाँ पे एक्सरी वर्ब मेन वर्ब हो सकता है, यहाँ पे एक्सरी वर्ब मेन वर्ब हो सकता है। ध्यान रखो कि यदि वो नेगेटिव वर्ड्स हैं तो यहाँ पे ये जो आएंगे वो क्या होंगे, एक्सरी वर्ब्स आएंगे, ठीक है एक्सरी वर्ब्स और नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे जो दो चीज़ ध्यान देना है, नेगेटिव में जब हम पढ़ते हैं ना तो दो चीज़ें ध्यान देनी होती है। अगर यहाँ पे एक्सरी वर्ब है तो एक्सरी वर्ब के बाद क्या आ सकता है, तुरंत नोट आएगा, और तब कुछ हो सकता है, या तो क्या कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, और या तो आप क्या कर सकते हैं कोई मेन वर्ब डाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है और मेन वर्ब भी आ सकता है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हैं इसके साथ, ये कर सकते हैं। और यदि यहाँ पे मेन वर्ब आ रहा हो तो मेन वर्ब के साथ तुरंत अगर चाहे कि आप बाद में नॉट डाल दें तो ऐसा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है, समझ गए ना। क्योंकि जब मैं ये लिख दिया इसका मतलब क्या है कि वर्ब नेगेटिव वर्ड आएगा तो मतलब क्या करना है, कैसे सजाना है। तो सब्जेक्ट है तो एक्सरी वर्ब दोगे तब नोट आएगा, फिर कंप्लीमेंट दो अगर नहीं कुछ है, अगर ज़्यादा सेंटेंस बड़ा नहीं वर्ब नहीं है तो ऑप्शन ऑफ मेन वर्ब यहाँ पे डाल सकते हैं, मेनली अगर कोई और वर्ब नहीं हो तो मेन वर्ब डाल सकते हैं या कंप्लीमेंट डाल सकते हैं। लेकिन यदि मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद तुरंत आए तो नॉट ऐसे नहीं लगेगा। नॉट डालने के लिए मेन वर्ब क्या होना चाहिए, एक्सरी वर्ब चाहिए, क्योंकि नोट किसके साथ आएगा, मेन वर्ब के साथ नोट नहीं आता है, नोट किसके साथ आता है, नोट आता है किसके साथ, मेनली एक्सरी वर्ब के साथ। हाँ कोई कुछ बोल सकते हैं कि सर नीड नॉट तो हम लोग करते हैं, नीड और डेयर के साथ नॉट आता है, वो तो वर्ब के रूप में भी यूज होता है, तो वहाँ पे वर्ब के रूप में यूज होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे नीड के साथ नीड या डेयर के साथ नॉट करते हैं मॉडल वर्ब में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जनरली क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग उसको नीड और डेयर को मेन वर्ब नहीं बल्कि क्या करते हैं एक्सरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं, वहाँ पे क्या वो डूडल्स के रूप में यूज होता है। तो बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव वर्ड हम लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। निगेटिव वर्ड अगर एक्सरी वर्ब है तो उसके बाद, और मेन वर्ब तो मेन वर्ब के साथ अकेले नहीं आएगा। मतलब क्या, मतलब कि एक्सरी वर्ब के बाद जो नॉट है, एक्सरी वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट मतलब ये निगेटिव वर्ड कुछ भी इसके साथ हमें दिखाऊंगा भी तुरंत कौन कौन से वर्ड आएंगे। तो वहाँ पे कुछ आप कंप्लीमेंट उसके लिए डाल सकते हैं, या तो आप मेन वर्ब डाल सकते हैं एक्सरी वर्ब के बाद, लेकिन मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी तो इसके अगर एग्जाम्पल्स लिखें एवरीडे में, आई एम स्टूडेंट कर दो, यू आर अ टीचर कर दो, बेसिक सेंटेंस इस तरह के हो सकते हैं। नेगेटिव में यहाँ पे नॉट आएगा, अभी तो बताऊंगा कौन कौन से सेंटेंस नेगेटिव में हो सकते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव वाला बेसिकली ठीक ठाक होता है। नेगेटिव में हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि कहीं दिए भी मतलब कि डायरेक्टली मिलते नहीं है, और अगर मिल जाए तो लगता है ये पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है, नेगेटिव है क्या है।
जैसे देखो निगेटिव में क्या है, जो निगेटिव वर्ड्स हैं अभी तक मैं बता रहा था ना, निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले तो नो जो हम लोग लिखते हैं नो, फिर नॉट, फिर नन, फिर नो वन भी कर सकते हैं, नो वन कर सकते हैं, नो बडी कर सकते हैं, नो वन, नो बडी, नथिंग कर सकते हैं, फिर इसके साथ क्या लिख सकते हैं, इसके साथ हम लिख सकते हैं नेवर, नॉर, नाइदर, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नो, नॉट, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नेवर, नॉर, नाइदर, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली। ये सभी जो वर्ड्स हैं क्या है, ये अपने आप में निगेटिव वर्ड्स हैं। और कहीं भी अगर सेंटेंस में ये शब्द मिल जाए, ठीक है, ये शब्द कहीं भी मिल जाए तो समझ लेना कि वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस निगेटिव का है। ठीक है, जैसे हर एक सेंटेंस में लिखूं तो लिख सकता हूं नो वन लव्स मी, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या लिखो ऐसे आई एम नो नॉट अ गुड बॉय, दिस इज नो मैन जोन, यहाँ पे किसी आदमी को जाने की जगह नहीं है, ये अलाउड नहीं है, तो दिस इज नो मैन जोन। इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। और यहाँ भी इस तरह के वर्ड्स सब यूज होते हैं, nobody is happy, कोई भी खुश नहीं है, nobody is happy। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस एफर्मेटिव और निगेटिव में आ सकते हैं, और जो किसके पार्ट हैं, जो असर्टिव के पार्ट होते हैं। तो ठीक है, इसे आप लिख लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। एफर्मेटिव निगेटिव के बाद आप उसमें एक वर्ड और लिख सकते थे, वहाँ पे मैं भूल गया था, उसमें 2 वर्ड और ऐड कर लो आप चाहो तो। एक वर्ड डाल लो सेल्डम निगेटिव वर्ड में, और एक डाल लो नो फेयर, कहीं भी नहीं, ये वर्ड मैं छोड़ दिया था, मुझसे मिस हुआ। सेल्डम और नो फेयर उस निगेटिव वर्ड में ऐड कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो ये सेंटेंस इतना अच्छा भी है और ये काम के लायक भी सेंटेंस होता है। ये बहुत हम लोग किसी से प्रश्न पूछते हैं, हाँ ना तो कम जवाब मिलता है, ये क्यों वाला बहुत सेक्शन आता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो, इसमें इसमें क्या वर्ड है, इंटेरोगेट। इंटरोगेट बोलते हैं ना, बोलता है ना पुलिस ने तुमसे इंटरोगेट किया, तो मतलब क्या हुआ, तुमसे पूछताछ की। तो वैसे सेंटेंस सामान्यतः बोल सकते हैं जो इंट्रोगेशन के काम आए, मतलब जो प्रश्न पूछने के काम आए, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बेहिचक बोल सकते हैं आप, सेंटेंस दैट क्या करता है, दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चाहे तो लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखो कि द वर्ड, कौन सा वर्ड, interrogative is made up of the verb interrogate, which means to ask
क्वेश्चन इंट्रोगेट का मतलब क्या हुआ? इंट्रोगेट का मतलब हुआ कि किसी से कुछ पूछना। टू आस्क ए क्वेश्चन, ए क्वेश्चन या अब आप लिख सकते हैं या क्वेश्चंस लिख सकते हैं। टू आस्क ए क्वेश्चन या आस्क क्वेश्चंस, किसी से भी प्रश्न पूछने के लिए अगर कुछ किसी चीज का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसको? अब यहाँ पे क्या पूछते हैं, आप क्यों पूछते हैं? तो यहाँ पे आपको रिप्लाई चाहिए, उसका सामने वाला का क्या चाहिए? उत्तर चाहिए। जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर अ रिप्लाई। इसलिए पूछा जाता है, एक उत्तर की मांग के लिए होता है कि आपको किसी से, आपने किसी से या किसी ने आपसे कुछ पूछा तो अब क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप क्या दीजिए, उसका उत्तर आप दीजिए। ठीक है, जैसे एक सामान्य प्रश्न क्या हो सकता है जो हम लोग पूछते हैं, आपका नाम क्या है? तो क्या करते हैं हम लोग? व्हाट इज योर नेम। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है वेयर डू यू लिव। उसके बाद और क्या हो सकता है? व्हेन डिड शी केम। एक मिनट काम है और चाहूंगा, एक मिनट। चलो ठीक है। एक्चुअली है क्या ना कि आसपास का माहौल देख के वीडियो बनाना पड़ता है। लोग इतने चिल्लाते हैं ना जोर जोर से, लोग मना करना पड़ता है, कह रहे मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आपने लिख लिया होगा। चलो इसको मैं आगे देखता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। एक मिनट मैं देख भी लूँ कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं तो पता चला कि मैं बक रहा हूँ ऐसे ही और आप खरे कुछ बताया तो है नहीं, चिल्ला रहे इतने देर से। देखो करना क्या है, जब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो मैंने बताया उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाले में क्या होता है, यस नो क्वेश्चन, बुक्स में भी मिल जाएंगे चीज़ें। और दूसरी जो होती है वो होती है डब्ल्यूएस वर्ल्ड वाली। अब देखो यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि जब आप, जैसे मैं आपसे आप कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैं पूछता हूँ, जैसे आप घर जाते हैं ना तो पूछते हैं आगे स्कूल से आप, तो एक चीज ये भी है, आगे स्कूल से आप, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रश्न ही है, लेकिन वो आपसे जोर डाल के पूछ रहा है, तो उस वो भी प्रश्न ही होता है। लेकिन देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे वैसे प्रश्न पढ़ेंगे जिसका उत्तर हाँ ना में होता है। तो स्टेटमेंट ऐसा ही हो सकता है, जैसे क्या आप छात्र हैं, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, ये बोलते हैं ना, ये टीवी वगैरह देखते हैं, क्या आप दुबले पतले कमजोर है, कोई सन्यासी बाबा बोलते हैं क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, ये सब इस तरह का स्टेटमेंट। क्या आप पढ़ना चाहते हैं, क्या आप चोर हैं, क्या आप बदमाश हैं। तो आपके पास दो आंसर देना होता है, एक यस वाला और एक नो वाला। ठीक है, क्या क्या, एक यस वाला और एक नो वाला। मतलब वैसा प्रश्न जो क्या हो सकता है, जो या तो हाँ में उसका उत्तर मिल सकता है और या तो नहीं मिल सकता। जैसे आपसे मैं पूछता हूं, आर यू ए सॉरी एन ऑनेस्ट बॉय। आपसे एक प्रश्न है, आर यू एन ऑनेस्ट बॉय। क्या आप एक अच्छे बच्चे हैं, मतलब ईमानदार बच्चे हैं? आपके पास दो प्रश्न, दो उत्तर आते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, यस आई एम एन ऑनेस्ट। आप ये बोल सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप, दूसरा उत्तर आप दे सकते हैं, नो आई एम नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। ये रिप्लाई आपका हो सकता है। देखो अब एक चीज और समझो, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ कि ये रिप्लाई आपका हो सकता है,
क्या हो सकता है, कैसे एक चीज और क्या समझो, यस आई एम एन ऑनेस्ट बॉय और नो आई एम नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। इसका रिप्लाई का एक और रिप्लाई हो सकता है, कैसे रिप्लाई सकते हैं, यस आई एम, ये हो सकता है। और दूसरा नो आई एम नॉट, ये इसका रिप्लाई हो सकता है, आर यू एन ऑनेस्ट बॉय, तो बोलोगे नो आई एम नॉट, या फिर बोल सकते हैं यस आई एम। ये हो गया शॉर्ट आंसर्स और ये हो गए लॉन्ग आंसर्स। जब बोलना होता है तो वो भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे जनरली ये लिखन बोलने में चलता है, एस आई एम और नो आई एम नॉट। ये लिखते हैं तो पूरा सेंटेंस लिखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में होते हैं, यहाँ पे इसको अगर डिफाइन किया जाए तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस that have reply in the form of yes or no। वैसे प्रश्न जिनका जो उत्तर मिले वो किस फॉर्म में मिले, यस या नो में मिले, वो क्या होता है, वो होता है यस नो क्वेश्चन। ठीक है, अब डब्ल्यूएस बोल्ड वाले में आते हैं, तो इसमें क्या होंगे, इसमें देखो डब्ल्यूएस बोल्ड है और डब्ल्यूएस बोल्ड का मतलब क्या हुआ, वैसे बोल्ड्स जो डब्ल्यूएच से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यूएच से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से बोल्ड्स हैं, यहाँ पे डब्ल्यूएस बोल्ड क्वेश्चन लिखी जाए तो डब्ल्यूएस बोल्ड क्वेश्चन में सबसे पहले तो डब्ल्यूएस बोल्ड पढ़ना पड़ेगा, डब्ल्यूएस बोल्ड होता कौन कौन है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, हु, whom, where, when, where, why, फिर how many, how much भी कर सकते हो आप, what, who, whom, where, when, why, how many, how much, what, और कितने हुए, 3 3 6, हुज एक छूट गया था, सॉरी, हुज हो सकते हैं, विच लिख सकता हूँ, विच छोड़ दिया था, विच। ये सभी जो वर्ड्स है वो क्या है, वो डब्ल्यूएस वर्ड्स हैं। बेसिकली डब्ल्यूएस वर्ड्स का मतलब वो जो डब्ल्यूएस से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एक वर्ड और होगा यहाँ पे, हाउ भी खाली हो सकता है, सिर्फ हाउ, HOW, हाउ आर यू, कैसे आप हैं। तो ये सभी वर्ड्स क्या है, ये सभी वर्ड्स निगेटिव, ये सभी वर्ड्स डब्ल्यूएस वर्ड्स हैं। मतलब इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ये वैसे वर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक चीज और मतलब होता है कि वैसे प्रश्न, जैसे आपसे मैं पूछता हूं कि आपका घर कहाँ है, तो कहाँ पर का मतलब क्या हुआ, वेयर ना। आप कब जागते हैं, तो वेन ना। आप क्यों रोते हैं, तो वाई ना। आप कौन हैं, तो हु ना। ये किन के बच्चे हैं, या तो हुज। आप किसे प्रेम करते हैं, तो हुम ज्यादा, तो हुम हो जाएगा। ये किसकी किताब है, तो हुज। आप क्या हैं, तो व्हाट। आपके पास कितनी दूध है, तो मच। आपके पास कितनी किताब है, तो हाउ मेनी। यह किसकी घर है, यह किसका घर है, तो विच। और ये आप कैसे हैं, तो हाउ। तो सभी शब्द हैं और अपने अपने शब्दों के क्या है, यूज है। अलग अलग अवस्था में अलग अलग यूज होते हैं। जैसे अगर हु की बात की जाए तो हु आता है सब्जेक्ट के लिए, वो मैं जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इसमें कुछ कुछ हु होता है, तो किसके लिए होता है, हु सब्जेक्ट के लिए आता है। हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है। हुज तो इसको किसी के साथ किसी नाम का अधिकार दर्शाने के लिए होता है। विच किसका बतलाने के लिए होता है। ये तो विच किसी के साथ यूज कर सकते हैं आप। ये अगर जब यूज वाली बात आती है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ग्रुप में सेंस में चला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हाउ कैसे सेंस में किसी के साथ यूज सकता है। व्हेन समय के लिए, वाई रीजन के लिए, हाउ मेनी नंबर, हाउ मच क्वांटिटी, वो व्हाट ऐसे ही जिस बेसिकली प्रोफेशन बतलाने के लिए होता है यूज, क्या क्या सेंस में। तो ये सभी सब क्या है, डब्ल्यूएस वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे रिप्लाई के लिए होता है कौन सा रिप्लाई, यस और नो। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है।
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो डबल वर्ड्स में क्या इसके इसके डिफिनेशन क्या होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये डबल वर्ड्स आपने लिख लिया होगा तो मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस that have reply in the form of sentence और स्टेटमेंट। वैसे प्रश्न जिसका उत्तर जो हो क्या हो, किस फॉर्म में, बाकी के फॉर्म में या किस स्टेटमेंट। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, राहुल। अरे ये क्या तरीका हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं, घर। आपने क्या खाना खाया, रोटी। आप कितने बजे सोते हैं, 7 बजे। तो ये इंस्टेंट रिप्लाई हो गया, वन लाइनर। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा मैं 7 बजे सोता हूँ या मैं 7 बजे जागता हूँ। आप कितने रोटी खाते हैं, तो मैं 4 रोटी खाता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है, तो मेरा घर फलना जगह है। इस तरह से लिखना पड़ता है। तो जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट या सेंटेंस में। हाँ, एक चीज और है कि इन दोनों सेंटेंस में क्या होगा, ये देखो जो क्वेश्चन मार्क है ना दिया हुआ, ये तो दोनों में चाहे ये इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से लास्ट होता है, अंतिम में क्वेश्चन मार्क हर हाल में रहेगा। और एफर्मेटिव निगेटिव मतलब असर्टिव वाले में क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहता है। तो ये रहते हैं कहाँ पे, असर्टिव में, और ये रहते हैं इंट्रोगेटिव में। ये चीजें समझनी होगी आपको, ठीक है। तो मैं ऐसे मिटा दूं, इंट्रोगेटिव साथ आपका खत्म हो गया, इससे आगे कुछ इसमें है नहीं, तो इंट्रोगेटिव खत्म करता हूं। चलिए, इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद आपको आपके पास आएंगे आपके पास है पढ़ने के लिए क्या चीज़, आप इसके बाद 2 चीज़ पढ़ सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव पढ़िए या इम्परेटिव पढ़िए। एक्सक्लेमेटरी इसके बाद पर अधिक आएगा। तो अभी फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव बता दूँ छोटा, क्योंकि इम्परेटिव में वो उसके टाइप है। तो ऑब्जेक्टिव देख लेता हूँ पहले। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जैसे कि क्या करेंगे इसमें होगा आपका विश, आपका कर्स, आपका ब्लेस, विश कर्स ब्लेस प्रेयर। ये 4 चीजें इसमें आती है ऑब्जेक्टिव में। मतलब जब किसी व्यक्ति की इच्छा दर्शानी हो, ठीक है, किसी की इच्छा दर्शानी हो, कोई तुमको क्या दिया, श्राप दे दिया, जाओ तुम मर जाओ, ठीक है, या भगवान तुमको बहुत धन दे, होता है ना साधु महात्मा को, बेटे जुग जुग जियो, तुमको ये हो, तुम इतना महान बनो, ये सब जो होते हैं, ये आशीर्वाद हो गया। भगवान से बोला, हे भगवान मैं जीत जाऊं, मैं भगवान मैं जीत जाऊं, मैं सफल हो जाऊं। तो ये जो आप प्रेयर करते हैं भगवान से, वो प्रेयर, वो कोई जो आपको आशीर्वाद के रूप में देता है, तुम्हें 10 बच्चे हों या तुम्हें 2 लाख रुपये मिले, उस तरह के। कर्ज जो श्राप होता है, तुम मर जाओ, तुम पे वज्र गिर जाए, होता है ना, वज्र हो जाए, गिर जाए, तुम्हारा नाश हो जाए, ये। और विश इच्छा, ठीक है, आप सफल हो, आप दीर्घायु हो, वो इच्छा होती है। तो वैसे सेंटेंस को क्या दर्शाए, विश कर्स ब्लेस प्रेयर, वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आप लिख सकते हैं सेंटेंस which expresses wish curse bless प्रेयर, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। ऐसे जनरली माना क्या जाता है, क्या चीज, कि यह सेंटेंस क्या होता है, दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मे समझते हो ना, मे मॉडल वाला में स्टार्ट्स विथ मे।
बट इट इज नॉट नेसेसरी। इस सेंटेंस का स्टार्ट किससे होता है, किससे स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंस, ये बाकी किससे शुरू होता है, मे से शुरू होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है भी नहीं हो सकता। ऐसे लिखो, जी कैपिटल, मे गॉड ब्लेस यू। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में ना ये साइन लगता है, ये साइन कभी कभी रहता भी है, नहीं भी रहता है, मैं लगा रहे हैं नहीं लगा भी रहे, ये भी हो सकता है। कुछ कुछ किताब में ये लिख दिया डायरेक्ट, जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था अजय कुमार सिन्हा की बुक ग्रामर वाली, तो उसमें लिखा हुआ है मैं रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है, मैं यू डाई, लेकिन हम लोग हैं तो भी सीख रहे हैं, तो ये लगाएंगे ही, और मैं भी लगाएंगे ही लगाएंगे, एडवांस अभी नहीं, जब पहुंचेंगे तब देखा जाएगा। मे द किंग लिव लॉन्ग, फिर एक और हो जाए, मे योर डॉग डाई। ये कुत्ते वाला प्रॉब्लम गांव में बहुत होता है, कुत्ता क्या हुआ, किसी घर में घुस गया, बोला तुम्हारा कुत्ता मर जाए, तो मे योर डॉग डाई। तो ये सब सेंटेंस क्या हो गए, ये सब सेंटेंस हो गए ऑब्जेक्टिव के सेंटेंस हो गए। ये खत्म हुई, तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए इसको मैं मिटा दूं। ऑब्जेक्टिव के बाद पढ़ेंगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा, देखो इंपरेटिव सेंटेंस हुआ ना, तो एक वर्ड, मतलब ऐसे मैं मजाक में याद भी रखता हूँ इसको। इंपरेटिव का मतलब क्या हुआ, इंप्रेशन बनाना है रे, और इंप्रेशन आप कैसे बना सकते हैं, और किसी को ऑर्डर दे के, किसी को कुछ बता के, ऐसे करो ऐसा नहीं करो, ठीक है, ये नहीं कर सकते। इंप्रेशन कैसे बनता है, इंप्रेशन किसी को ऑर्डर दे के होता है, किसी का कहना मान के होता है, किसी का अच्छा भला करके होता है। तो इंपरेटिव में वैसे ही वाक्य आते हैं। सिंपली कौन कौन से सेंटेंस आएंगे, तो यहाँ पे एक चीज, जिन चीजों को ध्यान रखोगे, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, ये 4 वर्ड्स। और क्या कर सकते हैं, और इसमें सजेशंस हो सकते हैं, ये 5 वर्ड्स। अगर ये 5 वर्ड्स दिखाए इस तरह के सेंस अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, एडवाइस का हो जाए, ऑर्डर का हो जाए, कमांड का हो जाए, सजेशन का हो जाए, इंस्ट्रक्शन का हो जाए, मोरल ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, ठीक है, वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी आ जाएंगे इसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में ही आएंगे। मतलब वैसे वाक्य जिसमें सलाह का बोध हो, निर्देश का बोध हो, आदेश का बोध हो, ये भी आदेश ही होता है, सजेशन निर्देश का बोध हो, सजेस्ट करो ऐसे करो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किसी को सलाह ही देने का सजेशन होता है। और ये मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य भी हो सकता है किसी का। तो ये सब जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इस तरह के सेंस दर्शाने वाले सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि सेंटेंस दैट
इसे मैं मिटा देता हूँ। फिर ये शब्द आएंगे, बार बार आएंगे। सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन, हो सकता है ना? टेल और आस्क पीपल टू डू किसी चीज को करने के लिए, टू डू, टू थिंक, क्या होता होगा, टू मेक सजेशंस, सजेशन, टू गिव एन एडवाइस, कोई सलाह देने के लिए, ये हो सकता है। सलाह हो सकता है, टू गिव एन एडवाइस, टू गिव एन इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, कमांड कर सकते हैं, ऑर्डर, कमांड। और क्या हो सकता है, और कर सकते हैं हम लोग इसको, टू एक्सप्रेस दिस, किसी व्यक्ति के इच्छाओं को दर्शाने के लिए, दिस इट इज। तो वैसा सेंटेंस, अब देखो इसको समझना क्या है। सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन, किस चीज के लिए, निर्देश देने के लिए, ऐसा करो तुम, उसके लिए। टेल और आस्क पीपल टू डू, किसी व्यक्ति को कहना या उससे पूछना, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम पढ़े, तुम लिखे, क्लास लाओ, पानी दो, ये करो, वो करो, इस तरह का। टू थिंक, किसी को यह कहना, सोचो, तुम्हें ये करना चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी के लिए भी। टू मेक सजेशन, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें घर जानी चाहिए, माता पिता की हेल्प करनी चाहिए, उस तरह का सेंटेंस। टू गिव एन एडवाइस, सलाह देना, तुम्हें नाचना चाहिए, तुम अच्छे गाते हो, तुम्हें गाना चाहिए, इस तरह के। एन सॉरी इंस्ट्रक्शन है, होना चाहिए, इंस्ट्रक्टिव ले लिया मैंने। एन इंस्ट्रक्शन, और क्या करना चाहिए, किसके लिए, निर्देश के लिए, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। ऑर्डर, पानी लाओ, चाय पत्ती लाओ, उसमें दूध डालो, आग जलाओ, चाय बनाओ, इस तरह के। कमांड, आदेश। देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ ऑर्डर, ये कमांड है। ऑर्डर जब होता है ना, जब हम सामान्य बातचीत में किसी को कुछ बोलते हैं तो ऑर्डर होता है। लेकिन जब कोई आपके रैंक का जो अधिकारी हो, कोई व्यक्ति हो, आपसे रैंक में बड़ा हो, और अगर वो आपको कुछ बोलता है ऑफिशियली, तो उसका कमांड होता है। ऑर्डर अनऑफिशियली होता है, कमांड ऑफिशियल होता है। टू एक्सप्रेस दिस, और क्या, इच्छा जानने के लिए, मुझे घर जाना है, तुम उसे हेल्प करो, गरीब की मदद करो, ये बिस, किसी का इच्छा हो सकती है। तो ये सब जो वाक्य हैं, ऐसे बिस, यहाँ पे बिस नहीं होगा, सॉरी, इसको बिस काट दो, क्योंकि बिस उसमें चला जाता है, तो यहाँ तक ही रखो। टू कमांड इटीसी, ऑर्डर इटीसी। अगर ये सर इस तरह के वाक्य आते हैं तो क्या होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं मिटाता हूँ, अब देखो दो तीन चीज समझना है। पहला, उसमें मैंने एक दिन उस दिन टाइप भी लिखा, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डू योर ड्यूटी, हेल्प मी प्लीज, give me some books, go
दिस साइड। स्टैंड अप। डोंट लाफ। और इसमें लिख सकते हैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल में, लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो। लेट राम डांस, राम को नाचने दो। तो ये सभी सेंटेंस किसके एग्जाम्पल्स हैं? इम्परेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट लाफ। फिर क्या हो सकता है? डोंट रन इन द सन। डोंट रन इन द सन मतलब धूप में मत दौड़ो। ये सभी के सभी क्या है? ये सेंटेंस है, और ये सभी एग्जाम्पल है किसके? इम्परेटिव सेंटेंस के। ठीक है, इसे मिटाता हूं मैं। अब तब तक रुकना जब तक कि आप उतार नहीं लेते हैं, तो उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा, तो वो नहीं मैं कर सकता। अब देखो, उसमें जब मैं टाइप पढ़ा रहा था तो पहले क्या पढ़ाया था? जनरली 6 टाइप पढ़ाया था। पहला में क्या था? पहला में था एफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव इम्परेटिव, अब ये तो पहले पता है आपको कि एफर्मेटिव मतलब कौन सा सेक्शन? वो पॉजिटिव वाला जिसमें हाँ वाला सेक्शन आता है, तो मतलब जहां पे नेगेटिव नहीं हो। और इम्परेटिव है, इम्परेटिव मतलब कौन सा? जहां पे वो आज्ञा वाली बात भी है और एफर्मेटिव में भी है। तो क्या होगा? तो इम्परेटिव स्ट्रक्चर का, इम्परेटिव सेंटेंस का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? जहां नोट नहीं हो तो क्या हो सकता है? बेसिक सेंटेंस हो सकता है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर और हेल्प दी पुअर, और होता है गो टू द पोस्ट ऑफिस। हो गया, ये चीजें हो गई। अब ये अफर्मेटिव वाला हो गया। दूसरा इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है एक निगेटिव, निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो निगेटिव में निगेटिव आएगा ना, तो सीधे यहां पे कहा जाएगा डोंट बीट द पुअर, गरीब को मत मारो। डोंट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो यार। डोंट गो देयर। तो सब में देख रहे हैं ना, शुरू में क्या लगा हुआ है? डोंट लगा। तो जहां पे नॉट वर्ड आ जाए, निगेटिव वाला आ जाए, तो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकते हैं? वो निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस लाएंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको, मिटा देता हूं। ये दोनों चीज तो बेसिक्स हैं, इन दोनों में उतनी कोई माथा खपाने की चीज नहीं है, बेसिक आप समझ सकते हैं। एक और अब जो मैं बता रहा हूँ, इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस। इम्फैटिक से इम्फैटिक भी हम लोग पढ़ते हैं, कहीं 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 आ जाता है इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस। इम्फैटिक में क्या करते हैं? हम जब दिमाग लगाते हैं, जैसे इम्फैटिक आता है क्या लिखते हैं? डू, डज और डिड। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे डज और डिड से कोई मतलब नहीं होगा। तो खाली इम्फैटिक इम्परेटिव में क्या होगा? इम्फैटिक जो इम्परेटिव सेंटेंस है ना, उसमें डू आगे जोड़ दो, इम्फैटिक इम्परेटिव हो गया। तो क्या लिखेंगे? डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर।
अब देखो इम्फेटिक इम्परेटिव है ना, इम्परेटिव का मतलब क्या, इम्परेटिव का मतलब बेसिक इम्परेटिव, मतलब ये बेसिक इम्परेटिव है। अब इम्परेटिव का मतलब ये नहीं निगेटिव, निगेटिव वो वाला नहीं, इम्परेटिव मतलब नॉर्मल इम्परेटिव, मतलब विदाउट नोट वाला। तो डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डू हेल्प मी, डू दिस एट वंस, डू 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 दिस, डू कम टुमारो। यहाँ अवश्य के सेंस में आ रहेगा, डू ब्रिंग एकदम जल्दी करवे करो, ऐसा ही करो तुम। इम्पैक्ट में क्या तुम पे जोर डाल रहा है, डू हेल्प मी, मेरा मदद करो ही करो, डू कम टुमारो, कल आओ ही आओ। तो ये डू जो आता है वो इम्फेटिक के लिए आ जाता है, ठीक है। डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब देखो कहीं कहीं जब मैं भी पढ़ाता हूँ ना, नरेशन वगैरह जब पढ़ाता हूँ, तो अब किसी व्यक्ति को ये सेंटेंस दे दूँ, डू दिस एट वंस, तो या डू हेल्प मी। तो डू वाले में प्रॉब्लम क्या है ना कि शुरू में लगता है डू वर्ब भी है, और जब डू वर्ब है तो लोग को लगता है कि ये वर्ब दे दिया, मेन वर्ब है, ये शुरू से इसी से स्टार्ट हुआ है, तो इम्फेटिक पहचान नहीं पाते हैं और फिर बनाते नहीं है। और यहाँ पे तो और चक्कर है, डू दिस वन, एक डू इम्फेटिक के लिए, एक डू मेन वर्ब के लिए, ये डू इम्फेटिक और ये डू मेन वर्ब। तो इम्फेटिक सेंटेंस में, इम्फेटिक इम्परेटिव में क्या होता है, इम्फेटिक इम्परेटिव में कुछ नहीं, नॉर्मल जो इम्परेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जो चलता है उसके साथ क्या करना है, डू लगा देना है, ठीक है। तो इम्परेटिव ये खत्म ये वाला। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डू प्लस इम्परेटिव सेंटेंस। उसके बाद अगला जो है सब्जेक्ट विथ इंपेरेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसके साथ सब्जेक्ट हो और इम्पेरेटिव भी हो। अब देखो सामान्य चीज हमारा क्या है, सामान्य चीज में हमारा दिमाग कहाँ जाता है, जैसे आप बोलते हैं कि कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, तो बोलते रहे इसमें ना सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट यू होता है लेकिन छुपा होता है, बात भी सही है। लेकिन जब ये यू छुपा होने की बात नहीं हो, जब यू सब्जेक्ट नहीं हो, बल्कि वहां पे किसी को जनरलाइज करके बता रहा है, फलना तुम आओ, श्याम कम हियर श्याम, डू गो देयर मोहन। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या करते हैं, उस तरह के सेंटेंस में जब कोई बताना हम चाहते हैं कि किसको हम कह रहे हैं, वो जो होता है ना ब्रिंग, अरे पानी लाओ रे, घर में कोई बूढ़ा दादा होता है ना, चिल्लाते रे पानी लाओ रे। अब पानी लाओ तो कौन लाओ बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जब तक नहीं बता रहे हैं पानी लाओ तब तक वो सिंपल सेंटेंस है, नॉर्मल। लेकिन जब बोले पानी लाओ फल्ला, पानी लाओ ये बाबू, पानी लाओ वो बाबू, चाय लाओ वो बाबू, तो वो जो बाबू का नाम आया वो क्या हो गया, अब उसमें उस बाबू की प्राथमिकता बनती कि वो लाए। तो जब वो बाबू आ गया उसमें तो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट उस चीज का हो गया, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं कि when sentence clarify that, when sentence clarifies that about whom we are speaking, मतलब जब सेंटेंस ये क्लेरिफाइज कर देता है, बता देता है कि किसके बारे में हम बोल रहे हैं, अबाउट हुम वी आर स्पीकिंग। पानी लाओ तो कौन लाओ ये बता जब रहे हैं, ठीक है। जब हम बता रहे हैं सेंटेंस में कि फलाना व्यक्ति ही काम करेगा तो हमें क्या होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट विथ इम्परेटिव सेंटेंस होगा। जैसे कि लिख सकते हैं राम डू दिस वर्क, या अब देखो चक्कर क्या है, डू दिस वर्क राम, अगर ये सेंटेंस लिखो ना तुम तो लोगों को लगेगा सही है,
लेकिन यदि तुमने ऐसे लिख दिया तो धरती पे क्या हो जाएगा जानते हो? तांडव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांडव हो जाएगा। इसलिए इसको कॉमा डाल दो आगे में, या नहीं भी डालो चलता है। राम डुदिसबर्ग, राम डुदिसबर्ग, कॉमा डालना पड़ेगा यहाँ पे, डुदिसबर्ग राम बात। तो ये कॉमा इसीलिए बोलते हैं ना, पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे डाल दोगे ना तो सबका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। और अगर यहाँ से हट गया ये तो तुमको कहेगा तुम कहाँ से अंग्रेजी पढ़ के आए हो, तुमको 10 बात कहेगा और हमको तो कितना कहेगा भगवान जाने। तो ये चक्कर, यहाँ पे कॉमा देना मत भूलना, है तो बात लग जाएगी। नहीं बोलते कभी मारा मारी हो गया, बोलते हैं रिलैक्स एवरीबॉडी, सब आराम से रहो। और क्या हो सकता है? somebody आंसर द फोन। अरे कोई फोन डालो, बोलते हैं ना हम लोग, somebody आंसर द फोन। तो क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट विथ इंपेरेटिव, है ना? आसान, बहुत आसान है। मिटा दो, मिटा देता हूँ। अगला है इंपेरेटिव विद क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग समझते हैं ना? क्वेश्चन टैग भी एक तरह का वाक्य ही होता है, मतलब कि, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें शुरुआती में क्या करते हैं हम लोग? शुरुआती में हम लोग नॉर्मली बना क्या देते हैं, उसमें कुछ प्रश्न जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग समझ में आता होगा कि एक उसमें एक स्टार्टिंग जो होता है वो मेन एक्सरी वर्ब से होता है, और उसके साथ निगेटिव वर्ड उसको कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों को लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। एक्सरी वर्ब प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, और बाद में कोई प्रोनाउन यूज होता है। प्रोनाउन सेंटेंस के अनुसार अकॉर्डिंग हो सकता है। इसमें मेनली यूज कौन सा होगा? तो विल यू, वुड यू, कैन यू, कुड यू। विल यू, कैन यू, या वुड यू और कुड यू। ये चार चीजें ही यूज हो सकती है इंपेरेटिव वाले सेंटेंस में। क्वेश्चन टैग तो ढेर सारे आप बना सकते हैं, लेकिन जब इंपेरेटिव के साथ ये यूज हो जाए ना, तो जैसे कि हेल्प मी, विल यू या वुड यू, गो देयर, कैन यू या कुड यू। तो जब इंपेरेटिव सेंटेंस नॉर्मल होता है ना, उसमें यदि क्या किया हमने, यदि हमने क्वेश्चन टैग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? वो इंपेरेटिव विथ क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ये चीजें आसान भी है समझनी, इसीलिए मैं यहाँ बता दिया कि बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं करे, कि इंपेरेटिव के साथ भी क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। ये चीज चल सकता है। हो गया, ये खत्म हुए। ये बेसिक्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं। नॉर्मली इसकी डिफिनेशन लंबी चौड़ी लिखने से कोई मतलब है नहीं, वो मैं क्लास में लिखवा दिया करता हूँ, लेकिन यहाँ उतनी इसकी आवश्यकता नहीं है, वो लिखना जरूरी है। बस सिंपल सा समझो ना कि जो क्वेश्चन टैग होता है ना, कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा भाई? तो विल यू आएगा, वुड यू आएगा। क्वेश्चन टैग में करते आखिर क्या है? क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं? इसको एक तरह से मैं लिख चाहूँ तो लिख दूँ कि एक्सरी वर्ब होता है प्लस नॉट होता है, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? एक्सरी वर्ब, और ऐसे करके इस तरह से लिखा रहता है प्लस नॉट, और प्लस जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन लिखाएगा, और प्रोनाउन कौन से फॉर्म में? सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ये चीज अगर होता है तो क्या हो जाएगा? वो क्वेश्चन टैग होता है। ऐसे यू ही लगाएंगे, वांट हर नहीं लग सकते, वांट सी करेंगे, वांट बी करेंगे, ठीक है? तो इसे मैं मिटाता हूँ।
अब एक टाइप का बचा हुआ था जो मैं इस दिन बता रहा था कि उसका टाइप बाद में बताऊंगा। तो एक होता है इम्परेटिव स्टार्टिंग विथ लेट। वैसे इम्परेटिव जो किससे स्टार्ट हो, लेट से स्टार्ट हो। अब देखो लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब होता है दो के सेंस में आता है, मुझको उसको ये करने दो, जाने दो, हंसने दो, रोने दो, इस तरह का सेंटेंस है। मुझे खाने दो, पढ़ने दो, नाचने दो, जाने दो, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो उस तरह के सेंटेंस में होगा क्या कि लेट से क्या होगा, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लेट स्टार्टिंग विथ लेट, मतलब इम्परेटिव का तो होगा लेकिन लेट से स्टार्ट होगा। लेकिन देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका चेंज होगा। और इसमें मैंने उस दिन बताया था कि इसका टाइप भी होता है। तो टाइप में देखो लेट स्टार्टिंग में क्या करेंगे, तो इसमें तीन टाइप होते हैं। पहला होता है लेट के साथ क्या आएगा, लेट के साथ आएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल इंपेरेटिव। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इंपेरेटिव पहले करो ना, सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब देखो लेट हो और लेट के साथ क्या हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो। अब जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एक बेसिक सी बात है कि लेट के बाद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन आएगा, कौन होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई होता है। और आई तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब लिखेंगे तो सर आई सब्जेक्ट टू पे यूज नहीं हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। लेट मी डांस नहीं बोलता है, लेट मी टीच यू, मुझे तुमको मुझे पढ़ाने दो, मुझे तुम्हें पढ़ाने दो या बताने दो। तो यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव बेस क्या आएगा, यहाँ पे मी आएगा। तो लेट के बाद जब भी लिखेंगे ना कुछ, कोई भी चीज लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, तो लेट मी डू दिस, या लेट मी कैच द स्नेक, मुझे सांप पकड़ने दो, कर सकते हैं ऐसा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, लेट वाले में लेट के साथ जब फर्स्ट पर्सन आते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो लेट मी होता है क्या करता है, इट गिव्स क्या करता है, इंस्ट्रक्शन ना, इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू वन सेल्फ। किसको देता है, अपने आप को देता है। जब मी लग गया इसका मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन किसको दे रहा है, अपने आप को, कि हमको ये करने दो। तो इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू वन सेल्फ। तो जब आप चाहते हैं कि आपको कुछ जैसे कि लेट मी चेक दिस, या लेट मी फाइंड आउट समथिंग, या लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट मी टच दिस बायर वन टाइम अगेन, तो क्या हो सकता है, वो जो मी वाला सेक्शन आता है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो सकता है, ना। अब देखो जैसे फर्स्ट पर्सन हो नहीं सकता है तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो प्लूरल नंबर क्यों हो सकता है, इसको प्लूरल नंबर भी डाल दो। यहाँ पे क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस मिटा के थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको प्लूरल नंबर कर दिए। और जब प्लूरल तो ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, इसको पूरा चेंज कर देता हूँ। लेट के साथ अब प्लूरल आएगा ना, प्लूरल नंबर। तो जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का क्या मतलब होता है, बी ना हो, और बी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस होता है ना। तो क्या हो जाएगा, लेट अस गो देयर, लेट अस डांस टुगेदर। एक चक्कर और है, जब लेटस हम लोग लिखते हैं ना तो हम लोग फंसते भी, एक चीज और कर, लेटस को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स, क्या लिख सकते हैं, लेट्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेट्स, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। तो ये अस में क्या होता है, अस वाले में क्या करते हैं हम लोग, सजेशन या किसी को ऑर्डर देते हैं, जिसमें क्या होता है, स्पीकर भी इंक्लूड होता है।
अस कहाँ, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे जब अस का यूज पढ़ाऊंगा ना, बी का अस, तो उसमें क्या करते हैं, चलो हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग खेलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम लोग में क्या होता है, हम भी होते हैं ना, चलो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आप इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्पीकर क्या होता है, स्पीकर इंक्लूडेड, इसमें बोलने वाला भी इंक्लूड होता है और अदर भी होते हैं, अदर्स एल्सो हो सकता है ना, इसमें दूसरे लोग तो हैं ही, आप भी उसमें शामिल है। लेट अस प्ले, चलो हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग में बहुत सारे भी लोग, उसमें आप भी इंक्लूड है, और आई में फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सिर्फ आप ही होते हैं, कौन होता है, सिर्फ आप होते हैं, आप कौन, स्पीकर सिर्फ होता है, और इसमें स्पीकर के अलावे दूसरे लोग भी होते हैं। लेट के साथ जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आता है तो ठीक है। अब देखो, अब ये डायरेक्ट आएगा इस पे कौन सा, थर्ड पर्सन, इसको मैं काटता हूं, फर्स्ट पर्सन खत्म, लेट के साथ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में दोनों आ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सिंगुलर और प्लूरल दोनों आएंगे, इसको मैं बताता हूं पहले। तो लेट के साथ क्या आ सकता है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या आएगा, ही आता है ना, ही, सी, इट, ही सी इट, और किसी आदमी का नाम आ सकता है, ये किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा, तो ही आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं होगा, तो लेट क्या हो सकता है, हिम हो सकता है, सी होगा तो नहीं होगा, हर होगा, लेट इट, लेट के साथ इट ही रहेगा, नेम में तो राम श्याम जो भी हो, जो भी रहेगा वैसे ही रह जाएगा, तो लेट हिम गो देयर, लेट हर डांस, लेट इट हैपन, उसको होने दो, चलो लेट इट हैपन, लेट राम चीट, राम को धोखा देने दो, तो ये क्या हो सकते हैं, ये क्या हो गए, ये सिंगुलर वाले हो गए, कौन सा, लेट के साथ जब सिंगुलर आएगा तब। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पीकर इंक्लूड है, स्पीकर, स्पीकर और क्या है, लिसनर है, लिसनर भी नहीं है, यहाँ पे स्पीकर और लिसनर दोनों का दोनों गायब है, क्योंकि थर्ड पर्सन है, और ऐसे भी जब पर्सन आप पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं वहां पे कि पर्सन क्या, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसमें स्पीकर और लिसनर दोनों को कोई मतलब नहीं होता है, दोनों को छोड़ दो, बाकी जितना बचा थर्ड पर्सन। देखो अरे थर्ड पर्सन का काम है यार, तुम क्या परेशान हो रहे हो, हम लोग बोलते हैं ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, थर्ड पर्सन का काम है, तो मतलब हम इन्वॉल्व नहीं है, आप इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व कौन है, कोई और, तो स्पीकर और लिसनर वहां पे गायब है, तो क्या होगा, बेसिक सा बनेगा, लेट हिम, लेट हर, लेट इट, लेट राम, तो थर्ड पर्सन हो गया। अब ये सिंगुलर वाली बात हो गई, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, तो इसको मिटाता हूं, अब आता हूं प्लूरल पे, यहां पे इसको मिटा दो, बस पूरा मिटाना पड़ेगा, चलो पूरा ही मिटा देता हूं, लेट के बाद हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लेट के बाद प्लूरल वाला सेक्शन है, ये सिंगुलर खत्म हो गया, प्लूरल में क्या हो सकता है, दे ना, और दे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, देम होगा, तो लेट देम गो देयर, उसे वहां जाने दो, लेट देम गो देयर, लेट देम बीट मोहन, उन लोगों को पीटे दो मोहन को, तो ये देम वाला भी क्या हो सकता है, सेक्शन आ सकता है, लेकिन कब, प्लूरल रहेगा तब। तो ये जो टाइप थे सब इंपरेटिव के टाइप थे, और देखो है चीजें वही उतनी ही, बशर्ते हम लोग करते क्या है ना, हम लोग सही से पढ़ते नहीं है, बेसिकली अगर बेसिक से ध्यान दिया ना तो एक एक चीज समझ में आती है और बैठ जाएगी दिमाग में, तो बस स्टार्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सीखते रहिए। अब ये शायद वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इससे छोड़ देता हूँ, बचा क्या है, एक्सप्लेनेटरी बचा हुआ है और बाकी सर्विस बचे, तो उसको अगले वीडियो में देखूंगा मैं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, सबको प्रणाम।